नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अजरबैजान से रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में क्रैश, 40 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान से स्थानांतरित हिंदुओं के पुनर्वासन में बड़ा घोटाला, गांधीधाम सिंधु रिसेटलमेंट के डायरेक्टरों पर आरोप। बड़ोदरा में उत्साह से मनाया गया भगवान यीशु का जन्मदिन, चर्च में ईसाई समाज की प्रेयर। कजाकिस्तान से एक पैसेंजर प्लेन क्रैश होने की खबर आई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कजाकिस्तान के अत्ताऊ में आज बुधवार सुबह एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्लेन में 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। इनमें 28 लोगों को बचा लिया गया है, 22 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 बच्चे भी हैं, जिनकी हालत गंभीर है। हादसे में 39 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। विमान अजरबैजान से रूस के चेचन्या प्रांत की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन उसे कजाक शहर अताऊ से लगभग 3 किलोमीटर दूर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एजेंसियों के मुताबिक घने कोहरे के चलते फ्लाइट का रूट बदला गया था। प्लेन ने क्रैश होने से पहले एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए थे। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन भी मांगी थी। हालांकि बाद में उसे एयरपोर्ट के पास बीच पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रैश हुआ विमान अजरबैजान एयरलाइंस का एम्ब्रेयर 190 मॉडल था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि विमान के क्रैश होते ही उसमें आग लग गई। पाकिस्तान से स्थानांतरित हिंदुओं की पुनर्वास के लिए स्थापित एसआरसी में बड़ा घोटाला हुआ होने के आरोप लगे हैं। गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में सिंधु रिसेटलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एसआरसी के डायरेक्टरों द्वारा 200 करोड़ का घोटाला किया गया होने के आरोप लगाए गए हैं। इस मौके पर शेयर होल्डरों ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर जूम ऐप द्वारा लाइव जुड़कर पूरा घोटाला उजागर किया है, जिसमें अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोगों ने डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एसआरसी 1952 में फॉर्म की गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो हमारे हिंदू भाई लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे, उनको रीसेटल करने के लिए 1000 रुपए के शेयर इशू किए गए थे। आज की तारीख में 7164 शेयर होल्डर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। उसकी शेयर होल्डिंग है 10,400 करीब करीब। मेरे नॉलेज में 2022 जून में कि एसआरसी के अंदर कुछ फ्रॉडुलेंट स्कैम चालू हो रहा है। फ्रॉडुलेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट बॉम्बे से निकाले जा रहे थे। उसकी इंक्वायरी की और लोगों को बताया, उनके परिवार से मिला। रियल वारिसों को मालूम ही नहीं है कि ये फ्रॉड कमिट हो रहा है। मेरे पास आज 21 फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की एविडेंस है। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड की है डीवाईएसपी अंजार से। आज तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई चालू है। जो फ्रॉड कर रहा है जतिन जोशी, वो लीगल हेयर दिखा रहा ही नहीं है। शेयर होल्डर की सिस्टर, उसकी बेटी, उसका बेटा, नीस, 200 केस में एक ही पैटर्न और एक ही नोटरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, एनवी नकवी के। ये कोइंसिडेंस नहीं है। बॉम्बे में 4000 नोटरी हैं और एसआरसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं एक ही नोटरी के आ रहे हैं। ये सस्पिशियस कॉमन आदमी भी कर सकता है। और सभी शेयर होल्डर की एड्रेस बॉम्बे दिखाई जा रही है। कोई बर्मा में मर गया है तो उसकी एड्रेस बॉम्बे दिखाई जा रही है। और सुरेश न्यालानी डायरेक्टर सर्टिफिकेट देता है कि सारी करस्पॉन्डेंस इसी एड्रेस पे करो। वो जतिन जोशी की घर की या उसकी ऑफिस की एड्रेस है। फ्रॉडुलेंट शेयर सर्टिफिकेट यूज किया गया है, फ्रॉडुलेंट डेथ सर्टिफिकेट यूज किया गया है और जो क्लेमेंट है वो फ्रॉडुलेंट है। मैंने आज जो जूम मीटिंग पे कुछ 5 केसेस आपको बताए, वो रियल क्लेमेंट है। इन सबके पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त है, उनके पोजीशन में है। ये नॉलेज एसआरसी डायरेक्टर प्रेम लालवानी को मैं 2 साल से परस्यू कर रहा हूं, लेकिन वो सप्रेस करना चाहते हैं कि ये सच्चाई बाहर नहीं आए। છેલ્લા 30 વર્ષથી જે છે હું એસઆરસીમાં ડાયરેક્ટર છું। એટલું જ કે એમાં જે વ્યક્તિ સાથે ચોરી ઠગી થઈ હોય એ જો વ્યક્તિગત અમને ફરિયાદ કરશે તો એમાં અમે જે છે પોલીસ કેસ કરશું અને એક કેસ અમારા પાસે આવ્યો તો અમે એનો કેસ આજીવ પોલીસ દાખલ કર્યો છે। માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે એ વ્યક્તિ અમારા પાસે આવવો જોઈએ, એનો દલાલ, એનો ભાગીદાર,
કે બિઝનેસ પાર્ટનર નહીં જોઈએ અમને. કારણ કે જ્યારે પોલીસમાં કેસ કરશું તો જેને અન્યાય થયો હોય એના પાસે જ્યારે એસ્ટિમેટ લેવા જશે તો એ વ્યક્તિ આપવાની છે, બીજા નથી આપવાની. એટલે જેમ વ્યક્તિગત અમને મળી એટલે અમે એક પોલીસ કેસ આદિપુરમાં દાખલ કર્યો છે. અને આજે પણ કે કોઈની પણ ફરિયાદ તમને આવે વ્યક્તિગત तो तुम्हें पुलिस फरियाद करो. विश्व भर के साथ साथ गुजरात के वडोदरा में भी आज भगवान यीशु के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ईसाई समुदाय आज विश्व भर में भगवान यीशु के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज स्थित लाल चर्च में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोगों ने उपस्थित रहकर प्रेयर की। प्रेयर के बाद सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस ईसाई समुदाय के लोगों का धार्मिक त्योहार है और प्रभु यीशु के जन्म की याद में इसे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भगवान यीशु का जन्म मदर मैरी और फादर जोसेफ के घर बेथलहेम में हुआ था और तभी से इस खास दिवस पर चर्च में जाकर ईसाई समुदाय भगवान यीशु की प्रार्थना करता है। आज થી 2024 વર્ષ પહેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર માનવ દેહ ધારણ કરીને જન્મ લઈને આવ્યા. એક ગભાણમાં એમણે જન્મ લીધો. એ પોતે રાજા છતાં જગતને એટલો બધો પ્રેમ કર્યો કે એમને કશી સ્થાન મળ્યું નહીં અને એટલા માટે ગભાણમાં જન્મ લીધો. એમના મરણ સમયે પણ એમને વધસ્તંભે ચડવામાં આવ્યા અને એમનો મુખ્ય સંદેશ પ્રેમ, શાંતિ અને આનંદ હતો. આજે સમગ્ર વિશ્વમાં અશાંતિ છે, બેરોજગારી છે, અરાજકતા છે, અસ્થિરતા છે. ત્યારે બાઇબલ અને મારું પ્રભુનું વચન આપણને જ ખાતરી આપે છે કે આકાશ અને પૃથ્વી જતા રહેશે પણ પ્રભુનું વચન કાયમ રહેશે અને પ્રભુ એમની શાંતિ આપણને આપવા માંગે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામનો અર્થ થાય છે પાપથી તારે છે. એ જગતના માટે શાંતિ લઈને આવ્યા છે અને એટલા માટે અમારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે તમામ રહેવાસીઓને. અમારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દરેકને પ્રેમ કરે અને આશીર્વાદ આપે અને આપણા દેશ ઉપર મહેરબાની રાખે એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. પ્રભુ આપને આશીર્વાદ આપો. આમીન. આજે સવારે પ્રભુ ભજનમાં મળ્યા અને ધર્મગુરુએ અહીં ગીતોમાં દોર્યા, પ્રાર્થનાઓમાં દોર્યા, વચન પણ આપ્યું અને આપણે જ્ઞાની બનવાનું અને પરમેશ્વરનું ભજન કરવાનું, પરમેશ્વરને પોતાનું જીવન સમર્પણ કરવાનું એ વિશે વચન આપવામાં આવ્યું. હવે બધા ભજન કરીને પોતપોતાના ઘરે જઈ રહ્યા છે અને તેઓ ત્યાં ઘરે હવે ઉજવણી કરશે. આખું અઠવાડિયું વિવિધ ઉજવણીઓ થઈ અને આ અઠવાડિયામાં પણ ઉજવણીઓ થશે. પછી નવું વર્ષ આવશે 1 તારીખે, ત્યારે ફરીથી અમે ભજન કરવા માટે આ ચર્ચમાં આવીશું અને ફરીથી શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવશે અને પ્રભુનું ભજન કરવામાં આવશે. અમારી પ્રાર્થના છે કે આ વર્ષ, આવતું વર્ષ એ શાંતિભર્યું બની રહે અને વિશ્વભરમાં શાંતિ થાય. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા બધા પર રહે અને પ્રભુ બધાને આશીર્વાદ આપે. અમારી શુભકાमना છે. दिल्ली में विधानसभा के चुनाव से पहले ही राजनीति काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहरा रहा है। आपने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को इनके आवास पर छापा मारना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। कल हमने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए
रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। बिल्कुल हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। उधर प्रवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई थी, उसके तहत महिलाओं को पैसे बांटने जा रहे थे। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल ने ही इन महिलाओं को प्रवेश वर्मा के घर भेजा है। प्रवेश ने कोई पैसे नहीं बांटे, ये केजरीवाल का ही काला धन है। गुजरात में भरूच की दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के लिए वडोदरा के कांग्रेस नेता ने न्याय मांगा है। 16 दिसंबर 2024 को भरूच के झगड़िया में 10 साल की बच्ची पर दुष्कर्म हुआ था, जिसने निर्भया कांड की याद दिला दी थी। इस बच्ची की वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में 180 घंटे बाद मौत हो गई थी। इस मामले वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी के मांजलपुर के पूर्व उपाध्यक्ष विनोद शाह ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए मामले का विरोध किया और ऐसे दुष्कर्मियों का तत्काल एनकाउंटर करने की मांग भी इस मौके पर की गई। झारखंड की जो 9 साल की बच्ची थी, उसके ऊपर जो बलात्कार किया गया एक इसम के द्वारा, एक युवक के द्वारा, वो भी झारखंड का था। तो मेरी मांग है, और वो लड़की 9 दिन जिंदगी के सामने वो हार गई और मौत जीत गई, वो लड़की का मृत्यु हो गया है और उसके ऊपर जो फांसी और घृणास्पद बलात्कार किया है वो युवक ने। तो मेरी मांग है कि तात्कालिक उसका 7 दिन का उसका रिमांड पे लिया गया, उसका रिमांड जिस दिन खत्म हो जाए उसी दिन उसको, जहां उसने बलात्कार किया उसी जगह पर उसको ले जाकर उसका एनकाउंटर करना चाहिए। और उसके साथ जो भी जिन लोगों ने मददगारी की है ये बलात्कार करने में, जैसे भी मददगारी की है, उन सबका भी एनकाउंटर करो, ये ऐसी मांग है। जैसे गल्फ कंट्री में जैसे बलात्कारियों के जिस तरह से मार दिया जाता है, जाहिर में फांसी पर लटका दिया जाता है, सिर पे गोली मार दिया जाता है, वैसे ही अभी भारत में ऐसा ही कानून लाना पड़ेगा, तभी ये बलात्कारियों डरेंगे और अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ सुरक्षित रहेगी गुजरात की और देश की। तो मेरी मांग है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि तात्कालिक इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। अगर एनकाउंटर करती है भाजपा सरकार तो मैं कांग्रेस में होकर भी आने वाली पालिका की चुनाव में मैं कांग्रेस को नहीं भाजपा को वोट दूंगा, अगर ये एनकाउंटर करती है तो भाजपा सरकार। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में क्रिसमस के मौके पर फ्री पिज्जा ऑफर के चलते केना सर्कल निकट वडोदरा वासियों की भीड़ लग गई। आज देश भर में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से क्रिसमस के सेलिब्रेशन को करा जा रहा है और वडोदरा वासी खाने पीने के कितने शौकीन है, तो इससे बेहतर गिफ्ट किसी के लिए क्या ही हो सकता है। इसके चलते आज वडोदरा में मार्टिनोज पिज्जा की ओपनिंग हुई है और इस मौके पर उन्होंने क्रिसमस के मौके पर 12 से 2 बजे तक फ्री पिज्जा का ऑफर रखा था, जिसके चलते यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। वडोदरा के जितने भी लोग हैं, बच्चे से बूढ़े, हर कोई फ्री पिज्जा वैसे भी सभी को पसंद होता है और उसमें भी आपको फ्री पिज्जा मिले, तो उसके लिए यहाँ पर काफी लंबी लाइन, लगभग 1 किलोमीटर जितनी लंबी लाइन देखने को मिली है। मार्टिनोज में इस मौके पर इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हुए कि आखिर में शटर बंद कर सबको रोका गया। क्रिसमस के दिन इस ऑफर ने काफी लोगों को आकर्षित किया, जिसके चलते भारी संख्या में लोगों की कतारें देखने मिली। लेकिन फ्री पिज्जा की इस ऑफर से काफी लोग खुश नजर आए।
इस मौके पे आपने देखा कि कितनी लंबी लाइन लगी थी, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि आखिर में इन्हें शटर बंद करना पड़ गया। तो आज का ये जो ऑफर था ये किस आइडिया से रखा गया और तकरीबन कितने लोगों ने यहाँ से पिज्जा लिया है वो हम जान लेते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। जी बताइए आज के ऑफर के बारे में। जी, आज हमने ऑफर रखा था 12 से लेके 2 बजे तक फ्री पिज्जा। उसके बाद नेक्स्ट ऑफर आप सबके लिए कि एवरीडे हम बाय 1 गेट 1 दे रहे हैं मीडियम और लार्ज पे। अगर आप एप्लीकेशन से करते हो तो होम डिलीवरी भी फ्री है और एवरीडे आपको बाय 1 गेट 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑफर आप सबके लिए रहेगा कि मीडियम और लार्ज पे बाय 1 गेट 1 रहेगा। और उसके बाद फिर ऐसे हम नए नए ऑफर्स लाते रहेंगे हर फेस्टिवल्स पे। कोई भी फेस्टिवल्स रहते हैं हमारी कंपनी वहां से हमको ऑफर्स देती है, तो आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आज इतनी लंबी लाइन लगी थी तो इसमें तकरीबन कितने लोगों ने आके पिज्जा कलेक्ट किए होंगे? करीबन 1500 के आसपास हमने पिज्जा रेडी। एक्सेप्टेशन नहीं था कि इतने ज्यादा हम कर पाएंगे, फिर भी हमने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया। बट ऑफर सिर्फ 12 से 2 के बीच में था, फिर भी हमने 1500 के आसपास पिज्जा दिए लोगों को। गुजरात के वडोदरा में फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिस वेस्ट जोन की मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। वडोदरा की निजी होटल में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की वेस्ट जोन की मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस एनुअल जनरल मीटिंग में मौजूद सदस्यों ने कई पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इस मीटिंग में पास्ट चेयरमैन एडवोकेट शशांक मिठाईवाला, 2025 के अध्यक्ष CA कमलेश शाह, वाइस चेयरमैन अजित तिवारी, टैक्स कंसल्टेंट हरीश ठाकुर समेत के कई अग्रणी शामिल हुए। आज हमारी 4th मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बड़ौदा द फन रेसिडेंसी होटल में हमारी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें पूरे गुजरात और महाराष्ट्र से तकरीबन 28 से 30 मेंबर यहाँ उपस्थित हुए। उनकी हाजिरी में हमने हमारी एजेंडा मुजब जो एजेंडा के हिसाब से हमने हमारा पूरा मीटिंग कंडक्ट किया है और आने वाले साल के लिए यानी 2025 के लिए हमारे करंट के वाइस चेयरमैन CA कमलेश साबू थे, उनको हमने एज ए चेयरमैन इलेक्ट किया है। और बड़ौदा टैक्स बार एसोसिएशन के हाल के प्रेसिडेंट और हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के मेंबर श्री अजीत भाई तिवारी को हमने नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए वाइस चेयरमैन एज ए अपॉइंट किया है। और हरेश सुगानी जो महाराष्ट्र से, उनको हमने सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। तो सबसे पहले मैं इन सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और पूरे साल, आने वाले पूरे साल में हम लोग एकजुट होकर फेडरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। और हमारे मेंबर्स के फ़ायदे के लिए जो कुछ भी एजुकेशनल एक्टिविटी करनी है वो भी हम साथ मिलके करेंगे। 2025 के लिए चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ। पूरी टीम ने मेरा साथ दिया और मुझे अपॉइंट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले साल में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कर सकूँ, ऐसे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना सहयोग देवें इसी प्रकार जैसा पिछले सालों में दिया है। હું બરોડા ટેક્સ બાર એસોસિએશનનો પ્રેસિડેન્ટ અને ચાલુ વર્ષે AAFTP વેસ્ટ ઝોન મેનેજિંગ કમિટીમાંથી મને વાઇસ ચેરમેન તરીકે જે એપોઇન્ટમેન્ટ કર્યો છે તે બદલ હું દરેક સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને જે મારા પર ભરોસો મૂક્યો છે તેના પર કામગીરીમાં પૂર્ણ ઉત્તીર્ણ થવું એવી कामगिरी करीश। हमने यहाँ पे AIFTP वेस्टर्न जोन की जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें मैं 2024 में ऐसे ट्रेजरर में पोस्ट पे था, बट अभी इन्होंने मुझे 2025 के लिए सारे मेंबर्स और हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस बेयरर्स ने 2025 के लिए मुझे सेक्रेटरी नियुक्त किया है। फॉर दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर करंट chairman Mr. Shashank Mithaiwala ji and all the committee members who were present over here, and I have been elected as a secretary and I promise that जो भी बेस्ट रहेगा हम एसोसिएशन के लिए जरूर करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद के खोखरा में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति खंडित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद के ईदगाह सर्कल के पास जुगलदास की चाली में रहने वाले 5 आरोपियों ने 23 दिसंबर की सुबह करीब 3:30 बजे खोखरा में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाया था। इन 5 में से मेहुल ठाकुर और भोला ठाकुर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकेश, चेतन और जयेश अभी भी फरार हैं। क्राइम ब्रांच समेत की स्थानीय पुलिस तीनों फरार आरोपियों को ढूंढ रही है। इस मामले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के JCP शरद सिंघल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में 1000 CCTV खंगोले गए और 5 आरोपियों की पहचान करते हुए 2 को पकड़ लिया गया है। हमने CCTV देखा तो ये देखा कि 5 लोग बाइक 2 अलग अलग स्कूटी पे आते हैं
और एक जना उतरता है और बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करता है। बाद में वो टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्राइम ब्रांच को सफलता मिली और क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। उसमें पहला नाम है मेहुल प्रवीण ठाकुर और दूसरा नाम है भोला। बाकी 3 नाम भी हमें मिले हैं, उनके मोबाइल बंद हैं और सेक्टर 2 श्री जयपाल राठौड़ साहब, इनकी टीम और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम उनके पीछे है और जल्दी बाकी आरोपी भी अहमदाबाद सिटी पुलिस पकड़ लेगी। और इनका गुनाहित इतिहास है। 2018 में जो बाकी 3 आरोपी हैं, चेतन ठाकुर, जयेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर, उनमें से जयेश ठाकुर के विरुद्ध में क्रॉस उसमें राइटिंग का गुना 2018 में दाखिल हुआ था। और ये जो बना है, ये सब ठाकुर जितने आरोपी हैं वो जुगनदास की चाली के में रहते हैं और उनके बाजू में नवानु डेलू है जहां नाड़िया समाज रहता है और इनका पहले से आपस में एक दूसरे से मनमुटाव चल रहा था और उसके अनुसंधान में 2018 में अलग अलग एफआईआर भी हुई हैं और अभी 2 आरोपी को हमने पकड़ के खोखरा पुलिस को दे रहे हैं। खोखरा पुलिस कल इनको अरेस्ट करेगी और फर्दर रिमांड की कार्रवाई की जाएगी और रिमांड दरमियान ये सब चेक किया जाएगा कि इनके पीछे कोई और तो नहीं है, कौन ये शांति भंग करने का प्रयास कर रहे थे, इनके पीछे कोई आगेवान और कोई और ग्रुप तो काम नहीं कर रहा है। ये सब तपास के विषय है और ये रिमांड दरमियान इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा टैक्स लेने के लिए ढोल बजाए जाने की कवायद का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। गुजरात के अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बकाया टैक्स लेने के लिए प्रॉपर्टी धारकों के घर जाकर ढोल बजाने की शुरुआत की है, जिसका अहमदाबाद कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ढोल बजाकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। पोस्टर और बैनरों के साथ प्रदर्शन करते हुए उद्योगपतियों के करोड़ों के बकाया टैक्स को पहले वसूल करने की मांग की गई। सोसाइटियों में जाकर टैक्स सुधारने के नाम पर जनता के घर के बाहर ढोल बजा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उद्योगपतियों से टैक्स वसूला नहीं जाता। समस्या सुनने के लिए, समस्या की जानकारी के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी कभी ढोल नहीं बजाते, लेकिन एक हफ्ता वसूली के लिए कहीं ना कहीं जनता से टैक्स उगराने के नाम पर उनके घर के बाहर जाकर ढोल बजाया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर कमिश्नर श्री के कैबिन के बाहर आकर ढोल बजा रहे हैं और उनकी मांग ये है कि भ्रष्टाचारी हाटकेश्वर के नाम पर कब ढोल बजेंगे, सड़क के मरम्मत के नाम पर कब ढोल बजेंगे, शुद्ध पानी पीने के लिए कब ढोल बजेंगे, वॉटर हाउसिंग भ्रष्टाचार के लिए कब ढोल बजेंगे, खारीकट कैनाल पूरी होने के लिए कब ढोल बजेंगे, बरसाती पानी के निकाल के लिए कब ढोल बजेंगे। उसका जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्हें ये पड़ी है कि किस तरीके जनता से टैक्स का पैसा वसूला जाए और जनता के घर के पास ढोल बजाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी मांग है आज कमिश्नर से कि ये जो रीति और ये जो नीतियां उन्होंने अपनाई है, ये जनता से जबरन टैक्स वसूलने की और गरीब और मध्यम वर्गीय जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोग जिनका 20 करोड़ से अधिक का टैक्स बाकी है, उनके बाहर जाकर, उनके ऑफिस के बाहर जाकर कौन से आईएएस में ताकत है कि उनकी ऑफिस के बाहर जाकर ढोल बजाए। आज कांग्रेस पार्टी यही मांग को लेकर सभी कॉर्पोरेटर दंडक हमारे जगदीश भाई, नेता नीरव भाई और कांग्रेस पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर कमिश्नर श्री को मिलकर यहाँ पर आवेदन पत्र देने वाले। किसानों की आय दुगनी करने की बातें करने वाली सरकार के राज में गुजरात के डभोई में 35 जितने किसान बर्बाद हो गए हैं। 2016 के वर्ष से डभोई नंदोदी भागोद के बाहर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग पर नर्मदा कैनाल से सटी हुई 125 बीघा जमीन के खेत मालिक के खेत में डभोई नगर पालिका के गटर के गंदे पानी भर गए हैं। 12 महीने यहाँ पानी भरा रहता है। ऐसे में किसानों को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। गंदे पानी में डूबे हुए खेतों में किसान फसल नहीं ले पा रहे हैं।
इस मामले बार बार शिकायत की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की गई शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है और ऐसे में अब ये किसान आंदोलन का मार्ग अपना रहे हैं। डभोई नादोदी भागोळના આશરે 20 થી 25 જેટલા ખેડૂતોની નાદોદી ભાગોળ સીમમાં આશરે 100 થી 125 વીઘા જેટલી જમીન આવેલી છે। આ જમીનમાં છેલ્લા 5-7 વર્ષથી ડભોઈ નગરપાલિકાનું ગટરનું ગંદુ પાણી ભરાઈ રહે છે, જેથી કરીને તમામ ખેડૂતોની કોઈ ખેતી લઈ શકાતા નથી, ખેતી થતી નથી અને બહુ પાયમારી થઈ રહી છે। આ બાબતે અમે લાગતા વખતે તમામ અધિકારીશ્રીઓ, કલેક્ટર સાહેબ, એસડીએમ સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ, પીડબ્લ્યુડીના અધિકારીઓ અને માનનીય મંત્રીશ્રી, મુખ્યમંત્રીશ્રી અને પાલિકાના પ્રમુખશ્રી તમામને રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ નગરના ડભોઈ ગટરનું પાણીનો કોઈ નિકાલ કરવાની કોઈ કાર્યવાહી આજની સુધી થઈ નથી અને તમામ ખેડૂતો અમે ત્રાહિમામ પુકારી ગયા છે। તો આ ઝડપથી પાણીનો નિકાલ કરવા માટેની કાર્યવાહી થાય એવી અમારી રજૂઆત છે। ડભોઈના નાદોદી ભાગોળના ખેડૂતો આ છેલ્લા 2016 થી ગટરનું પાણી ફરી ગયું છે તમામ ખેતરોની અંદર। હજુ બી અમારે ગટરનું પાણી બિલકુલ બંધ થયું નથી। તો અમારે દરેક ખેડૂતની એ જ છે કે જલ્દીમાં જલ્દી ગટરનું પાણી બંધ થાય, જેથી કરીને અમે દરેક ખેડૂત ખેતી કરી શકીએ, કેમ કે અમે કોઈ નોકરી ધંધાવાળા છે નહીં, એકલા ખેતીને જ આધીન છે। તો અમારે સરકાર પાસે એક જ રજૂઆત છે કે જલ્દીમાં જલ્દી પાણી બંધ થાય તો અમે તમામ ખેડૂતો ખેતી કરી શકીએ અને પરિવાર ચલાવી શકીએ। આજે અરજદાર ખેડૂતો જે ભેગા થયા છે એનું કારણ મુખ્ય ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું છે સાહેબ કે 2015-16 થી ગટરનું પાણી કોન્સ્ટન્ટ જ અમારા ખેતરોમાં ચાલે છે। કમસે કમ 100 થી 125 વીઘા જમીન અત્યારે છે। 10 વર્ષથી કોઈ ઉત્પન્ન લીધું નથી। દરેક જગ્યા કોઈ એવી જગ્યા નથી કે અમે અરજી નથી આલી। કલેક્ટરશ્રી, મામલતદારશ્રી, જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, પીએમ સુધીને વાત પહોંચેલી છે। તો હવે અમારે શું કરવાનું, કોઈ આ વાત અમારું સાંભળતું નથી। હવે અમારે શું કરવાનું તેનો નિકાલ શું થાય એ અમને કહો, કારણ કે હવે અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું કાં તો જળ સમાધિ લઈ લઈશું। તો શું કરવાનું? અમારે ચોરસ ફૂટની જમીન બગાડવા દેવાની? એમનું એવું કેવું છે કે અધિકારીઓનું, તો શું કરીશું બોલો? દરેક જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ બાકી નથી જ્યાં અમે અરજી આપી નથી। બસ અમે અરજ વિનંતી। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
वडोदरा के ओलंपिक CSR फाउंडेशन ने इस बार क्रिसमस को एक खास पहल के साथ जोड़ा है। इस पहल के जरिए बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर त्योहार को नई पहचान दी गई है। आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस, एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ रोशनी और खुशियों से भरा नहीं होता बल्कि इसमें गिफ्ट्स और केक की मिठास भी शामिल होती है। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के ओलंपिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, जहां पर ओलंपिक CSR फाउंडेशन के द्वारा क्रिसमस को एक नई दिशा और मान्यता देने का प्रयास किया गया है। तो आप मेरे पीछे जो ये क्रिसमस ट्री देख रहे हैं वो सिर्फ क्रिसमस के सजावट का हिस्सा नहीं है बल्कि बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने का जरिया बना है ये ट्री। आप ये देख सकते हैं इस ट्री में जो ये चिट्ठियां लटकी हैं, ये सरकारी स्कूल के बच्चों की चिट्ठियां हैं जिसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिशें लिखी हैं, अपनी ज़रूरतें लिखी हैं। कुछ बच्चों ने स्कूल बैग मांगा है तो कुछ बच्चों ने बैट बॉल मांगा है। और ये सिर्फ इनकी ज़रूरतें नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं ये इनके सपने हैं जो CSR फाउंडेशन इस पहल के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रही है। अक्सर हम बड़ी बड़ी सपनों की बात करते हैं, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये महज छोटी छोटी इच्छाएं भी इन बच्चों की खुशियों का जरिया हो सकता है। और आपको बता दें कि गुरुवार को यानी कि कल इन बच्चों को ये सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, ये सारी इच्छाएं उनकी पूरी होगी, लेकिन शायद उन बच्चों की चेहरे की मुस्कान कल उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट साबित होगी। Snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. इस वक्त हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी मौजूद हैं जो ओलंपिक CSR फाउंडेशन के हेड हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में विस्तार से। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस अनोखी पहल का विचार कैसे आया? हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी जैसे समाज के लिए करते रहते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस के लिए करते रहते हैं फाउंडेशन के माध्यम से। हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचे और हमारे जो CSR फाउंडेशन के इनिशिएटिव्स हैं उसके माध्यम से उनके जीवन में जो है बेहतरी लाएं। और इसका विचार इस तरीके से आया कि चूंकि हम लोग करते रहते थे इस तरीके की एक्टिविटीज़, तो हमने एक जॉय ऑफ गिविंग वीक के रूप में जो है इसको इंटीग्रेट किया। और पूरे वीक जो है हर दिन हम लोगों ने कुछ ना कुछ नई इनिशिएटिव्स जो है लिए। जैसे कि हमने पहला इनिशिएटिव ये था कि ये जो बिगेस्ट ट्री इन द टाउन है, क्रिसमस ट्री, उसको जो है हमारे ओलंपिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बच्चों ने जो है डेकोरेट किया। दूसरा हमारा इनिशिएटिव था जिसके अभी हमने डिस्कस किया, जिसके बारे में ये जो विश ट्री देख रहे हैं आप, इसमें लगभग 1500 बच्चे जो कि आंगनवाड़ीज में हैं बड़ौदा सिटी में और सरकारी स्कूलों में हैं, वहाँ से हमने बच्चों से जो है उनकी विशेष, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या वो चाहते हैं, उस तरीके की विशेष हमने उनसे कलेक्ट की। और उन विशेष को हम नॉर्मली क्या है फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं, पर इस बार हमें ऐसा भी लगा कि ये हमें मौका देना चाहिए लोगों को भी, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी, कि लोग ढूंढते भी हैं इस तरीके के मौके कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें। और दिस वाज अ जेन्युइन अपॉर्चुनिटी, वी फेल्ट दैट दिस वुड बी अ नाइस थिंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सो उस तरीके से हम लोगों ने इसको प्लान किया और इसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है अभी तक। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने फ्लड अफेक्टेड विलेजेस में बच्चों को 500 लगभग बच्चों को जो एजुकेशन किट्स दिए। हम लोगों ने रोड साइड ड्वेलर्स को ब्लैंकेट्स दिए। फिर नेक्स्ट डे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हुआ जिसमें कि हम लोगों ने थैलेसीमिया पेशेंट्स, जिसको कि ओलंपिक्स फाउंडेशन के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है इस पूरे जॉय ऑफ गिविंग वीक में जो है इंटीग्रेट की गई थी एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव से पहले ही राजनीति काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहरा रहा है। आपने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को इनके आवास पर छापा मारना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। कल हमने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। बिल्कुल हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। उधर प्रवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई थी, उसके तहत महिलाओं को पैसे बांटने जा रहे थे। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल ने ही इन महिलाओं को प्रवेश वर्मा के घर भेजा है। प्रवेश ने कोई पैसे नहीं बांटे, ये केजरीवाल का ही काला धन है। गुजरात के अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 25 से 31 दिसंबर तक 15वें कांकरिया कार्निवल 2024 का भव्य आयोजन किया गया है।
अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित किए गए कांकरिया तालाब पर फिर एक बार कांकरिया कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। इस कार्यक्रम में कई लोक कलाकार अपने गीतों की रंगत जमाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2008 में कांकरिया कार्निवल का शुभारंभ हुआ। तब से लेकर आज तक 15वां कांकरिया कार्निवल 2024 का आयोजन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कांकरिया लेखखंड परिषद में समस्त मुलाकाती को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ में एक विशेष इस बार के कांकरिया कार्निवल में 1000 जितने बालकों को जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलों से है उनको एक साथ में कैंडी और चॉकलेट खाने पर संपूर्ण तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ में इस बार कांकरिया कार्निवल में जो ख्यातनाम कलाकार है उसमें किशोर दवे हो, पूजा रबारी हो, साईराम दवे हो, सभी को स्थान दिया गया है और लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ में अहमदाबाद के लोग उत्सव प्रेमी हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए अनेक सांस्कृतिक और कलाकारों के द्वारा गीत संगीत का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ में कांकरिया कार्निवल परेड का आयोजन किया गया है और थीम बेस्ड आधारित विकसित भारत विकसित गुजरात ऐसी थीम के आधार पर कांकरिया कार्निवल परेड का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ में लोगों की जो यहाँ पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी पूरी टीम मेडिकल टीम भी रहेगी और मेडिकल वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। लोगों की जितनी सुविधा और उनके लिए जितनी भी व्यवस्था है सबका आयोजन कांकरिया कार्निवल में किया गया है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर करीब 1.5 साल की बच्ची के सीने पर आवारा सांड के पांव रख देने से बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर बीती रात करीब 1 बजे मुंडारा निवासी परिवार की बच्ची के साथ दुर्घटना घटी। परिजन बीमार होने से यह परिवार गुजरात उन्हें अस्पताल में मिलने गया था और वहीं से लौट रहा था। उस दौरान आबू रोड रेलवे स्टेशन के पास आवारा सांड ने रेलवे के आरक्षण कक्ष में पहुंचकर 1.5 साल की बच्ची के सीने पर पांव रख दिया, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई है। राधिका नामक इस बच्ची की मौत से परिवार में मातम छा गया है। बीती रात की घटना के संबंध में थाने पे सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 8 बजे की एक बच्ची थी जो अपने परिजनों के साथ में अपने जो रेलवे स्टेशन स्थित आरक्षण कार्यालय वहाँ प्रतीक्षालय में वो सो रहे थे। अबोध बालिका थी 1-1.5 साल की, जिसका नाम राधिका, पिता का नाम गुलाब, निवासी मुंडारा के रहने वाले थे, जो उनके किसी परिजन बीमार थे गुजरात में, उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। रेलवे स्टेशन को उतर करके सुबह जाने वाले थे। वो अचानक एक आवारा सांड आया जो उसके अंदर प्रतीक्षालय के अंदर घुस गया, जिससे उसका पैर बच्ची के शरीर के ऊपर रखा गया, जिससे वो घायल हो गई। परिजन उसको लेकर के निजी अस्पताल लेके जहाँ उसको मृत्यु घोषित कर दिया। तत्पश्चात रेलवे स्टेशन पर जो पार्किंग के कर्मचारी हैं उन्होंने समझाइश भी की परिजनों द्वारा, भाई यहाँ पे पुलिस कार्रवाई चाहो, उन्होंने पुलिस कार्रवाई करवाने से मना कर दिया और बच्ची को लेकर के वो अपने गांव चले गए। सुबह जब सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एसडीएम साहब व तहसीलदार साहब भी उपस्थित आए। उन्होंने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि यहाँ पे जो गेट खुला हुआ है यहाँ पे बैरिकेड्स लगाया जाए या चेन लगाई जाए, जिसके संबंध में रेलवे अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुला करके और जायजा करवा करके उन पर चेन लगवाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। वे सराउंडिंग एरिया में भी जगह जगह अपने नो पार्किंग के ये लगवाने के लिए कह रहे हैं और जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं जिसके संबंध में नगर पालिका चेयरमैन से भी संपर्क किया जा रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में लूट के आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। यात्रा धाम अंबाजी में लूट के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपियों ने अंबाजी में पथराव कर लूट मचाई थी।
इस मामले पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। इन आरोपियों ने दहशत फैलाते हुए 9,700 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने पप्पू सोलंकी और सुरेश सोलंकी नामक इन आरोपियों पर कार्यवाही की है। અંબાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં આજરોજ ફરિયાદી નિર્મળભાઈ જોશીએ એમની સાથે ગઈકાલે રાત્રે એક લૂંટનો બનાવ બનેલો હતો. એમને ધોકો મારી અને એમની પાસેથી 9,700 રૂપિયા જેવું રકમ લૂંટીને બે આરોપીઓ ભાગી ગયા હતા. રાતના ડરના કારણે ફરિયાદ આપવા નહોતા આવ્યા. સવારે એમણે આવીને ફરિયાદ આપી એટલે ફરિયાદ દાખલ કરીને આરોપીઓ માટે તાત્કાલિક પોલીસ એક્શનમાં આવી અને આરોપીઓની બાતમી રાહે હકીકત મેળવી આરોપીઓને પકડી પાડી. બંને આરોપીઓ જંબેરા ગામના છે અને આરોપીઓને પકડી તાત્કાલિક આરોપીઓને જે બનાવ હતો એ બનાવ સ્થળે લઈ જઈ અને એ કબૂલાત આપતા હોય આ બનાવ બાબતે અને જગ્યા સામે ચાલી દેખાડતા હોય રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરવામાં આવેલું છે. અને આવા જે કોઈ હમણાં અસામાજિક તત્વો અંબાજીમાં મોબાઈલ સ્નેચિંગ અને પથ્થરમારાના છૂટક મૂટક જે બનાવો બને છે એના પોલીસ તરફથી સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે આવા જે બનાવો આચરનાર ઇસમો છે એમના વિરુદ્ધ પોલીસ સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરી અને એમને શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી થાય એ માટે કાર્યવાહી કરશે. गुजरात के वडोदरा में गुजराती अपकमिंग फिल्म काशी राघव के स्टार कास्ट के साथ एक खास मीडिया इंटरेक्शन का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी। इस वक्त हम एक खास कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां VNM टीवी के माध्यम से आज हम आपको गुजराती अपकमिंग फिल्म काशी राघव के पूरी स्टार कास्ट से रूबरू करवाएंगे। आज यहाँ आपको इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें, सफर के पीछे की मेहनत और कुछ खास यादें सुनने को मिलेगी। तो चलिए जुड़ते हैं इस खास कार्यक्रम से। 3 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म काशी राघव धनपल फिल्म्स के बैनर तले निर्मित और धनपल शाह द्वारा प्रोड्यूस की गई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जिसे दर्शकों का अभूतपूर्व सकारात्मक रिस्पांस मिला है। फिल्म में दिशा जोशी और जयेश मोर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए दिशा जोशी, जयेश मोर, सुहद गोस्वामी और लेखक निर्देशक ध्रुव गोस्वामी वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें साझा की। इस वक्त हमारे साथ काशी राघव के मुख्य कलाकार और शानदार अभिनेता जयेश मोरे जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म में और क्या खास है। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस फिल्म में क्या खास है और किस थीम पर आधारित है ये फिल्म। जैसे कि आप पोस्टर में देख रही हैं, थीम ट्रेलर में दिखाई गई है। एक प्रोस्टिट्यूट है, एक ट्रक ड्राइवर है और उनके अराउंड ये पूरी स्टोरी आकार लेती है। और खास बात ये है इस फिल्म की कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट की गई सुंदर फिल्म है। ये पूरा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। जब भी दर्शक देखने जाएंगे तो अभी तक ना देखे हुए सीन्स, लोकेशंस और सारे रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है। और दूसरा, इस कथा का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो नॉर्मल लोगों से अलग होते हुए भी ये हर आदमी को कनेक्ट कर सके, ऐसी फिल्म। इस फिल्म के जरिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश से भरी हुई फिल्म है, लेकिन कोई भी संदेश हमने दिए नहीं। लेकिन जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो अपने आप उन्हें ये संदेश, जो भी उन्हें चाहिए, वो संदेश मिलेगी। ये ऐसी फिल्म है जो कुछ कहा नहीं गया लेकिन बहुत कुछ कहा गया। तो ये फिल्म एक फिलोसॉफी है। इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैंने बताया, राघव का कैरेक्टर है जो एक ट्रक ड्राइवर है। एक छोटी बच्ची मिलती है, वो उसे बेचने जा रहा है। अब हम लोगों में ऐसा होता है, लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक रियलिटी होती है। ठीक है, अभी वो जो एक्सपेक्टेशन है वो पाने के लिए, वो इच्छाओं के लिए इंसान कुछ काम करता है, कर्म करता है, और वही काम, वो कर्म उसकी रियलिटी बनते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री दिशा जोशी जी मौजूद हैं, जो इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में नजर आएंगी। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस फिल्म को लेकर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मैं तो पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी कंसिडर करती हूँ कि ऐसा कैरेक्टर मेरे पास आया, क्योंकि मुझे देख के मुझे नहीं पता कौन इमेजिन कर पाता कि इसको एक माँ का भी कैरेक्टर दें, जो 6-7 साल की, 8 साल की लड़की की माँ, और साथ में एक सेक्स वर्कर भी।
तो वो इमेजिन किया ध्रुव ने मुझे इस कैरेक्टर में, उसी लिए पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इस प्रोसेस में जाने का मौका मिला। तो हाँ जी। तो एज अ एक्टर वो इमोशन को आपने कैरी कैसे किया, वो अपने अंदर वो भावनाएं कैसे ली कि जो आपको स्क्रीन पे जो लोगों को दिखाना है? मैं एक तो पिछले 1.5-2 सालों से कॉन्स्टेंटली हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसमें मैं एज अ पार्टिसिपेंट भी जाती हूँ, मतलब मैं पार्टिसिपेट भी करने का ट्राई करती हूँ जितना हो पाए उतना। तो उस वजह से क्या है कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं जो पहले पता नहीं थी क्राफ्ट के बारे में, वो अब समझ में आ रही हैं। तो जब हम फ्लोर पे भी थे तो हर फिल्म का ना प्रोसेस अलग होता है। इस फिल्म का प्रोसेस मेरा एक्चुअली ऐसा रहा कि मुझे मेरे को एक्टर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को मतलब मेरा कैरेक्टर ही मुझे मेरे को एक्टर्स से मिला। तो जो पीयूश्री है, छोटी बच्ची जो मेरी बच्ची का कैरेक्टर कर रही है, उसने मुझे माँ की भावना दी, क्योंकि वो मेरा हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेती थी, कट होने के बाद भी वो मुझे छोड़ती नहीं थी, तो उससे मुझे वो माँ की भावना मिली। फिर जयेश भाई है या शुरुआत है, इन लोगों से मुझे जो ऑथेंटिसिटी और जो ट्रूथफुल एक्टिंग मुझे मिली, मतलब सीन में, उससे मेरे अंदर से भी जो ट्रूथफुलनेस थी वो निकली। तो आई थिंक इस फिल्म में तो इन्हीं लोगों की वजह से जो कैरेक्टर निकला है वो इनकी वजह से, ध्रुव ने जिसने डायलेक्ट पे काम करवाया, और कहीं ना कहीं मेरी बॉडी सेंसिटाइज तो थी ही, तो मैं पकड़ पाई उस चीज को। देश भर का ईसाई समुदाय आज क्रिसमस का पर्व मना रहा है। इस मौके पर सूरत के अलग अलग चर्च में भगवान यीशु की प्रार्थना की गई। 25 दिसंबर यानी भगवान यीशु के जन्म का दिवस, इस खास मौके को ईसाई समाज द्वारा विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। देश भर में ईसाई समुदाय आज उत्साह के साथ पर्व को सेलिब्रेट कर रहा है। ये तस्वीरें सूरत के अलग अलग चर्च की है, जहाँ कल से सेलिब्रेशन जारी है। आज सुबह भी बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग चर्च पहुंचे और भगवान यीशु की प्रार्थना की। भगवान यीशु के जन्मदिन पर ईसाई समुदाय द्वारा खुशियां मनाई गई। हम लोग ये त्योहार एक जन्म दिवस है, जन्मदिन है। जन्मदिन के साथ एक साधारण सा जन्मदिन नहीं है, क्योंकि जब भी हम जन्मदिन हम भगवान का मनाते हैं, जो भगवान मनुष्य बनता है, तो हमारे लिए एक हमारी परिस्थितियों में, हमारे जो मुश्किलों में एक संदेश लेके आता है। इस साल हमने ये क्रिप का थीम और पूरा क्रिसमस का थीम आशा रखा है कि लोग मुश्किल के समय में आशा गुमा देते हैं, आशा उनके जीवन में रहता नहीं है, इसलिए प्रभु हमेशा आशा लेके आते हैं। प्रभु जब ईश्वर मनुष्य बना तब उन्होंने बड़े महल में नहीं, बट साधारण सा जन्म लिया, और वो हमारी मुश्किलों के समय में हमारे साथ है। यह संदेश नाताल हमको देता है। और सभी भाई बहन, क्रिस्ती हो या बिन क्रिस्ती, जब वो निराश है, उनके जीवन में आशा नहीं है, तो प्रभु आशा लेके आते हैं। वही हम लोग इस साल प्रार्थना करते हैं। इसलिए यहाँ चर्च में लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, होप डज नॉट डिसअपॉइंट, आशा हमको कभी निराश होना देते नहीं है। और यही संदेश ये बालक यीशु, ये बेबी हमारे लिए लेके आए हैं, और यही संदेश नानपुरा चर्च से और हम समस्त सूरत के हमारे भाई बहनों को और पूरे देश के भाई बहनों को हम देना चाहते हैं। प्रभु यीशु इस साल क्रिसमस पे सबको आशा का स्पेशल खास वरदान दे। गुजरात के भावनगर के नीलम बाग सर्कल पर नाताल का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। नाताल यानी भगवान यीशु का जन्मदिन। पूरे विश्व में ईसाई समाज भगवान यीशु का जन्मदिन नाताल के रूप में मनाता है। इस मौके पर भावनगर में चर्च को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया और भगवान यीशु के जन्म के साथ ही प्रार्थना करते हुए सेलिब्रेशन किया गया। हर उम्र के ईसाई समुदाय के लोग इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए।
24મી રાત્રે 12 વાગે જ્યારે 25મી તારીખ શરૂ થશે ત્યારે 11:30 વાગ્યાથી ક્રિસમસ ગીતો સાથે અમારી ઉજવણીઓ શરૂ કરીએ છીએ અને 12 વાગે પરમ પૂજાની અંદર પ્રભુ ઈસુના જન્મની વધામણી કરી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરે છે શ્રદ્ધાળુઓ અને એ પરમ પૂજા પછી બધા ભેગા થઈને ક્રિસમસ ઉજવણી કરે છે, નાચે છે અને સાન્તા ક્લોઝ જે પ્રભુ ઈસુના સંદેશ લઈને એક ગામમાં નીકળતા હતા અને પોતાની રીતે બધાને ગિફ્ટો આપતા હતા. આપણે પણ એકબીજાને મદદરૂપ થવું જોઈએ. એ જ ક્રિસમસનો મોટામાં મોટો સંદેશ છે. એ સંદેશ લઈને બધા નાચે અને પ્રભુ ઈસુના વધામણી કરે અને ઉજવણી કરે. એની સાથે ક્રિસમસ केक पण खाईने बधा घरे परत फरसे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस के खौफ के चलते एक बदमाश ने मां के साथ पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। यूपी के बिजनौर में फिल्मी कलाकार के अपहरण मामले एक आरोपी फरार चल रहा था। शुभम नामक इस आरोपी ने पुलिस के एनकाउंटर के डर से अपनी मां के साथ पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। मां के साथ थाने में हाथ उठाकर ये बदमाश दाखिल हुआ और अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस मामले में बिजनौर पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप अवगत हैं, ये जो 2 सिने अभिनेता हैं सुनील पाल और मुश्ताक खान जी, इनका अपहरण हुआ था। इसमें अभियोग पंजीकृत है मेरठ में भी और बिजनौर में भी। इसमें सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। जो एक अभियुक्त शेष था, आज उसने अपनी गलती मानते हुए थाने में आत्मसमर्पण किया है। विवेचक ने उसको अपनी रक्षा में लिया है। 2 अपराधियों ने समर्पण किया है और बाकी सभी को गिरफ्तार किया। गुजरात के अमरेली की नेत्र चिकित्सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फिर एक बार विवाद में आ गई है। अमरेली की नेत्र चिकित्सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीज का जबरन ऑपरेशन कर दिया गया होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। पीएमजे में ऑपरेशन करने के लिए बिल देकर पैसे ले लेने के आरोप भी परिजनों ने लगाए हैं। જ્યારે હું અમરેલી આવેલી નેત્રમ હોસ્પિટલમાં ચેકઅપ કરાવવા ગઈ ત્યારે અમે અંદર જતા તે મેડમે ના અમારું બીપી ચેક કર્યું, ના સોનોગ્રાફી કરી, ને કંઈ પણ ન કર્યા, ડાયરેક્ટ મારું વજનનું ચેકઅપ કર્યું. વજનનું ચેકઅપ દરમિયાન તેમણે મારો પાણીનો વિશ્વ ફોડી નાખ્યો. એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે તમે આ રીતના કઈ રીતના કરી શકો? તમે ના અમને પૂછ્યું છે, ના અમારી સાથે કોઈ વાત કરી છે, અને વગર પર અમારી સાથે કોઈ પણ વાત કર્યા વગર તમે મારા પાણીનો વિશ્વ ફોડી નાખ્યો. મારા બાળકને કંઈ થશે તો એની જવાબદારી કોણ લેશે? તો મેડમે અને ત્યાં ટ્રસ્ટીઓ અને નર્સોએ એમને કીધું કે કંઈ થશે નહીં, તમે ચિંતા ન કરો અને તમે નોર્મલ ડિલિવરી અમે કરી દઈશું. તો એમના પછી ત્યાંના મેડમે આવીને ચેક કર્યું અને એમને કહ્યું કે તમારે ત્યાંની તમારા બાળકની હાર્ટબીટ વધી ગઈ છે ને એટલે તમારે હવે સિઝર જ કરવું પડશે, નહીંતર તમારા અને તમારા બાળકની જાન ઉપર પણ હાનિ થશે. તમારે સિઝર જ કરાવવું પડશે. એવી રીતના મને મારા હસબન્ડને કીધું ને કે તમારી પાસે 10 મિનિટ છે, તમે વિચારી લો, કંઈ પણ થશે તો અમારી જવાબદારી નહીં. આ જે ઓપરેશન કરાયું ને અમે પીએમજેવાય યોજનામાં કરાવેલું છે, પરંતુ આ યોજનામાં અમે કરાવેલું હતું તેમ છતાં પણ રાત્રે જ્યારે કૃષ્ણધામત નહીં આવ્યા ત્યારે અમારી પાસેથી ઇન્જેક્શનો અને દવા પોતાના ખર્ચેથી અમને બિલ આપેલું અને એ બિલના આધારે એ બિલ પણ મારી પાસે હાલમાં પણ અવેલેબલ છે. એ બિલ અમને અમારા પૈસેથી લેવા મંગાવવામાં આવ્યો અને અમને કોમન રૂમમાં રાખ્યા હોવા છતાં એ લોકોએ સ્પેશિયલ रूम चार्ज तरीके પણ અમારી પાસેથી પૈસા વસૂલ્યા છે। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठाएंगे मस्जिदों में ढूंढे जा रहे मंदिर पर। वैसे ये मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, ज्ञान वापी से लेकर अगर आप देखें तो संभल में भी यही हुआ, अजमेर में भी, काशी में, मथुरा में, और अब तो खैर कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगा दिया है। लेकिन मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की कवायद पर खुद आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगह पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकता है। ये स्वीकार्य नहीं है। ये इशारा हो सकता है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो, और इसीलिए अब फिर एक बार ये जो मुद्दा है उस पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार मस्जिदों में मंदिर ढूंढकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। आज इस विशेष चर्चा में कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देते हैं और फिर चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमारे साथ विशाल महाराज जुड़े हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में।
जय सिया राम। हमारे साथ जीतू भाई पंड्या जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है। जीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ करशन बापू भादरका जुड़े हैं जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, साथ ही चंद्रमौली संत संगठन जो है उनके प्रवक्ता भी हैं। करशन बापू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सभी मेहमानों की मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि सबसे पहले ये जो मुद्दा है, मस्जिदों में अब मंदिर ढूंढने की कवायद करने लगे हैं, उस पर क्या सोचते हैं? सबसे पहले जीतू भाई से बात करेंगे। देखो, एक इतिहास जो है वो पेंडुलम की तरह काम करता है। पेंडुलम जो घड़ी में नीचे लोलक कहते थे, गुजराती में लोलक कहते हैं, वो पेंडुलम जो है वो एक एक्सट्रीम पे चला जाता है, राइट में चला जाता है। राइट में जाने के बाद, एक्सट्रीम राइट में जाने के बाद वो एक्सट्रीम लेफ्ट तक जाता है। ये जो इतिहास है ये भी एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट हुआ करता है। तो अब एक्सट्रीम राइट की बारी है। तो हर एक मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढा जाएगा। जो इतिहास में पहले दोहराया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, अब ये इतिहास फिर से ढूंढा जाएगा और वो एक्सट्रीम तक जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, सभी मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढा जाएगा और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इतिहास का पेंडुलम है। कितना सही है, कितना गलत है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे। आपने कहा कि ये तो समय का एक दौर है कि पहले ये हुआ और अब ये हो रहा है। समय का ये जो दौर है, पेंडुलम है जो घूमकर ये होना तय है, ये होना तय है, लेकिन ये सही है कि गलत है, उस पर मैं आपके पास वापस आऊंगी। विशाल महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? ये जो कवायद हो रही है, देश को कहाँ ले जाएगी? ये जो अभी कवायद हो रही है, मेरा मानना ये है कि अगर हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाए गए तो ढूंढना चाहिए। हम किसी मस्जिद को तोड़ के अंदर मंदिर नहीं ढूंढ रहे। ये हमारे देश में बने मंदिरों को जिसने छिपा दिया है उसी को बाहर निकालने की ये कवायद है। हम कहीं पाकिस्तान में जाके तो ये ढूंढ नहीं रहे। ये हमारे देश में है और हमारे देश में जमीन में गड़ा हुआ हमारा मंदिर हम ढूंढ रहे। जैसे द्वारका नगरी को हमने समुद्र में ढूंढा, उसी तरह यहाँ ढूंढ रहे। इसमें कोई गलत बात है नहीं। चलिए, सही है कि गलत है, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और सब अपनी अपनी राय इस पर अलग रख सकते हैं। करशन बापू भादरका हमारे साथ जुड़े हैं और हिंदू समाज से बहुत नजदीकी से बिलोंग करते हैं। सर, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो सभी को जय सनातन। इसमें ये जो काम हो रहा है वो सही है या गलत है, वो कुछ चिंता का कारण ही नहीं है, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल सबके लिए काफी है कि यदि कोई एलिफेंट है और एलिफेंट पे मैं केट लिख दूं या तो बिल्ली लिख दूं, तो एलिफेंट कभी बिल्ली नहीं बनता। सेटिस्फेक्शन मिलता है लिखने वाले को कि मैंने एलिफेंट पे मेरे पावर के हिसाब से मैंने केट लिख दिया, बिल्ली लिख दी। कहीं साल तक ये रह सकता है, लेकिन एलिफेंट हाथी ही रहता है। तो यदि मंदिर है तो मंदिर था। यदि आज पे कुछ भी है तो वो सनातन एज पर रूल्स रेगुलेशन ऑफ सनातन वो मंदिर ही रहेगा। तो ये क्या गलत और क्या सही है, वो तो पूरा सनातनियों को गैर मार्ग दौड़ने की बात है। रियलिटी तो वो है, यदि जो है, यदि मस्जिद है तो मस्जिद है, यदि मंदिर है तो मंदिर है। मंदिर पे मस्जिद बन जाए या मस्जिद पे मंदिर बन जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद बन गया। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपना पावर जो है वो पावर को गैर मार्ग या तो मिसयूज करने की बात है। पास्ट में इतिहास में कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई कट्टरता हुई होगी, लेकिन जो मंदिर था वो आज भी मंदिर रहेगा। यदि उस पे कोई लेप लगा दिया है या कोई अलग लेबल लगा दिया है तो उसका मतलब ये मंदिर नहीं मिट जाता है। वो बिल्कुल मंदिर था, आज भी है और हजारों सनातन है तब तक मंदिर ही रहेगा। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड है, स्वीकार करना चाहिए। और यदि उद्देश्य हमारा खराब नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, उद्देश्य सिर्फ धर्म का होना चाहिए, उद्देश्य सिर्फ सनातन की रक्षा का होना चाहिए। यदि मेरा कोई स्टेटमेंट है, जैसे संघ में से एक स्टेटमेंट आया, तो आज यदि मेरी एक शंका में वड़ा हूँ या कोई चौक्कस पार्टी के साथ मेरा अच्छा बनता है तो मैं
10 साल पीछे चला जाऊं तो मैं हिंदूवाद वाली बात करता था, मंदिर की प्रशंसा करने के वाली प्रशंसा करता था। आज कुछ वो खटास आई है, डायरेक्ट बोलूं तो बीजेपी और संघ के बीच में कुछ खटास आई है, तो संघ के जो प्रमुख है वो कुछ और बोल रहे हैं। ये एक पॉलिटिकली बात है, वो सनातन के लिए एक सनातन का इंसल्ट है। जब धर्म की बात हो तो वहाँ ये जो सारा पॉलिटिक्स वाला गंदा मामला नहीं आना चाहिए। लेकिन वन सेंटेंस में मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाथी हाथी ही रहता है। उस पे कोई भी लिखा जाए या किसी के कारण कोई स्वार्थ के लिए लिखा जाए तो हाथी कभी बिल्ली नहीं बनता, हाथी हाथी ही रहता है, सनातन सनातन ही रहता है। हजारों साल पहले भी था और हजारों साल बाद भी रहेगा। जी चलिए, मतलब ये बात आपकी बातों से मुझे समझ आ रही है कि आप लोग इसे जायज ठहरा रहे हैं कि ठीक है, ये होना चाहिए, अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं है। कोर्ट ने इसे क्यों गलत माना है उस पर भी सवाल पूछेंगे। सर, मैं आऊंगी आपके पास। जीतू भाई पंड्या हमारे साथ है। जीतू भाई, आप तो पत्रकार रह चुके हैं, आपने सभी सरकारों को भी देखा है, लेकिन जब सरकार धर्म के साथ जुड़ती है तो वो देश के नागरिकों के हित में कभी नहीं रहता है। और इस बार ये जो मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की जो कवायद हो रही है, ये आप सब जानते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है और कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसे लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं ये सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है। जी, तो भाई, आप इसे सही मानते हैं कि गलत? आप एज अ पत्रकार भी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और सालों से राजनीति को फॉलो भी करते आए हैं, आप इसे सही मानते हैं या गलत? देखो, बात ऐसी हुई कि जब बाबरी ध्वंस हुआ तब कांग्रेस की सरकार ने एक प्रयत्न किया, एक कानून लाया गया कि 1947 जब हम आजाद हुए उस दिन जो भी धार्मिक स्थल जो भी धर्म का है वही रहेगा। तो ये एक प्रयास था रोकने का कि भाई नए मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, नई मस्जिद या नए धर्मस्थल में हिंदुओं के मंदिर नहीं ढूंढे जाएंगे। पर आप देख रहे हो कि कानूनी अदालत भी, ये कानून होते हुए भी ऑर्डर पे ऑर्डर हो रहे हैं कि ये मंदिर में, ये मस्जिद में ढूंढो कि मंदिर है कि नहीं, ये मंदिर में, ये मस्जिद में ढूंढो मंदिर है कि नहीं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला सिलसिला है। और ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो हर एक बात को पॉलिटिक्स में ही देखेंगी, अपने मत के हिसाब से ही देखेंगी। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कानून से भी रोकने की कोशिश मैं समझता हूँ विफल रहेगी और ये बात आगे तक जाएगी। सर, सिलसिला रुकेगा नहीं, लेकिन ये सही है कि गलत है आपकी नजर में, ये मुझे बताइए। अभी कानूनी तौर पे गलत है। कानून तो आज जो देश का कानून है उसके हिसाब से बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद कोई भी विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए था, पर हो रहा है, सफल भी हो रहा है। कोर्ट भी उसमें शामिल है। मैं कहने हिचकिचाता नहीं हूँ कि कोर्ट भी जो जजमेंट देती है, जो कोर्ट भी ऑर्डर करती है, वो भी उसमें उसके साथ है और वो चाहती है कि ऐसा चलता रहे। चलिए, अब मैं विशाल महाराज के पास चलती हूँ। विशाल जी, आपने भी बताया कि ये सही है, ये होना चाहिए, हो रहा है तो क्या बात है। मेरा आपसे सवाल है, बहुत सारे मंदिर हैं हमारे आसपास है, घर के आसपास है, हम नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग हर रोज मंदिर नहीं जाते हैं। नए नए मंदिर ढूंढ कर हम क्या कर लेंगे? ये सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए कि ज्यादा मंदिर, हम रोज रोज मंदिर बना तो रहे हैं, लेकिन मस्जिदों में मंदिर ढूंढकर हमारा जो आशय है वो क्या हो सकता है? क्या वहां भी फिर मंदिर होंगे? क्या वहां हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि सिर्फ हमें यही एक अपने आप को संतुष्ट करना है कि हमने मस्जिद में मंदिर ढूंढ लिया? अभी हम ऐसा प्रश्न हुआ है आपका कि मंदिरों में कोई जाता नहीं है। आज मंदिरों में लाखों की भीड़ होती है, कोई मंदिर ऐसा नहीं है कि जहां कोई जाता नहीं है। और जो हमारे पुराने मंदिर है जिसको हमने देखा नहीं है मगर उसको छिपा दिया गया है गलत आशय से, अपना मकान बना देते, कोई मस्जिद बना देते, कोई कई कुछ और बना देते, तो ये सब गलत बात है। आपको जो मंदिर है उसे मंदिर ही रहने दो ना, कोई अंदर जाए या ना जाए उसके हिसाब से आप मत सोचो।
मंदिर को तोड़ के आप उसको दबा के जमीन के अंदर उस पे कुछ नई इमारत खड़ी कर दोगे तो ये किस तरह का सही है? वो विरासत हिंदू सनातन धर्म की है, तो उसे तोड़ना दबाना ये सब गलत बात है। मुद्दा खाली बाबरी मस्जिद तक नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ही हिंदू ने हमारी हिंदुस्तान की टेरिटरी कितनी बड़ी थी, मगर ऐसे ही सोच सोच के हमने पूरा हिंदुस्तान का इतना छोटा हो गया। हम में से पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। कश्मीर में तो हम मंदिर बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे देश का अभिन्न अंग है, फिर भी हम वहां मंदिर नहीं बना सकते। तो ऐसे ऐसे करके पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा अगर हम ऐसी ही सोच रखे कि मंदिर नहीं होना चाहिए, 2-3 मंदिर हो, लोग जाते रहो, अच्छा है। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान की भूमि है, संतों की भूमि है, तो मंदिर तो होने ही चाहिए। कोई जाए या ना जाए, मंदिर एक नहीं 50 बनने चाहिए। बनाने वाले दान करते हैं, बनाने वाले रखते हैं, तो फिर दर्शन करने जाए ना जाए ये कोई प्रश्न नहीं है। दान करने वाले तो पूरे हाथ से दान करते हैं और अपनी भूमि पे करते हैं। हम पाकिस्तान में जाके तो मंदिर बना नहीं रहे, तो मंदिर तो बनना ही चाहिए। जायज ठहरा रहे हैं आप। करशन बापू के पास चलती हूँ। करशन बापू, हमारा जो पुराना स्थापत्य है वो खासकर मुस्लिम राजा हुआ करते थे, और मुस्लिम राजा ने उस वक्त जो स्थापत्य बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं बनाने वाले शायद हिंदू कारीगर हुआ करते थे, और इसलिए हर मस्जिद में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिल जाएगा जो मंदिर से रिलेट करता हो, और शायद उस जगह को कि शिवलिंग है ऐसा, और शिवलिंग को पकड़कर हम कहते हैं कि यहाँ एक वक्त में मंदिर हुआ करता था। इसे सही मानते हैं आप? पुराना स्थापत्य है, उस वक्त बनाया होगा, उस जगह को हथियाकर वहां मस्जिद नहीं बनी होगी, मस्जिद में ही कोई स्थापत्य किसी कारीगर ने ऐसा बनाया कि वो मंदिर जैसा दिख रहा है, तो क्या उस पर कोई सर्वे होकर फिर अब उस पे हम अपना हक जमाने लगे, ठीक है क्या ये? जी, ये मेरे कहने से कुछ इसमें नहीं होता है, रियलिटी बेस पे हमें जाना चाहिए। सनातन में जो कृष्ण के मुख से निकला है गीता जी, और इसका जो कर्म का सिद्धांत है, और ये ब्रह्मांड में जो लोग हैं वो सभी को कर्म का सिद्धांत को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन प्रत्यक्ष परोक्ष उसका इफेक्ट होता है। यदि 100 साल पहले, 200 साल पहले, या तो 500 साल पहले किसी मुस्लिम लीडर ने एक कर्म किया है जो मंदिर को हटा के मस्जिद या तो अपना गोल अचीव करने के लिए जो न करने का किया है, उसको अच्छा लगा ना लगा, लेकिन एज पर रूल्स ऑफ कर्मा उसको ये अभी वो समय आया है कि उसका वो काम गलत था, तो आज सनातन में वो जागृति आई है, और सनातन में ये एक्सेप्ट, यदि ओपोज में हो, यदि कोई मंदिर में मस्जिद हो तो वो बात भी सही है, और कोई मस्जिद में मंदिर हो तो वो बात भी सही है। मैं रियलिटी बेस पे धर्म में क्या है, कहीं ना कहीं हम जो गैर मार्गे वो सोचते हैं, उसका बेसिक वो है कि हम रियलिटी ऑफ जो हमारा धर्म है वो नहीं जानते। इस पर मैंने बोला, इसे कर्म का सिद्धांत के अनुसार यदि वो मंदिर है तो मंदिर रहना चाहिए। और अभी आपने जो बात की, मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है कि मंदिर में कोई जाता नहीं है, मंदिर क्या है? मंदिर, मैंने एक बार एक महात्मा से सुना था कि यदि आपको किसी को पूछने को, हवा तो सभी जगह पे है, पूरी दुनिया में हवा है, लेकिन यदि मेरी गाड़ी में पंचर हो गया तो वो हवा से मैं फूंक मार के नहीं बच सकता, उसका पॉइंट होना चाहिए हवा के लिए। तो मंदिर वो पॉइंट है जो हमारा सनातन चला सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बड़ी पॉजिटिव गेम है। तो ये सोचना भी एक सनातनी पाप है कि यदि मंदिर ना हो तो क्या है, यदि मंदिर कम हो तो क्या है। तो मंदिर ये हमारे एक सेंटर पॉइंट है जहाँ एक सभी जो जिसमें मानते हैं, जैसे मैंने कर्मा बताया, या तो कोई भी अपने अपने हिसाब से जो धर्म में मानते हैं उसका सेंटर है, तो मंदिर होना चाहिए, उसको तो लोक किया जाए, जितना हो सके, जितना उसकी संख्या बढ़ सके इतना मंदिर होना चाहिए कि जो एक सनातन को एक्टिव करती है। और दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है, हम कहाँ कह रहे हैं कि मंदिर को, मस्जिद को हटा के वहां मंदिर बनाना है। मैं फिर से बोलता हूँ कि रियलिटी बेस पे यदि मंदिर था तो किसी का अच्छा कर्म न होने, या तो कोई कट्टरवादी लोगों ने ये मंदिर को हटा के वो 50 साल पहले किया हो या 5000 साल पहले किया हो, डजंट मैटर। बट यदि मंदिर पे कुछ किया गया है तो जो रियलिटी बेस पे जो मूलभूत है, जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व अखंड रहना चाहिए। कल मंदिर था तो आज मंदिर रहना चाहिए, कल मस्जिद था तो आज मस्जिद रहना चाहिए। और ये सारी चीजें
जो हम गुजराती में सीसरा लेवल पे बोलते हैं ना, ये बहुत ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए कि जो पूरा धर्म है, पूरा ब्रह्मांड का जो बेस है वो तो सनातन है, वो सभी विद्वान लोग एक्सेप्ट करते हैं, शास्त्र भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेन चीज ये सारा जो धर्म है, ये हमारे पृथ्वी के गोले पे जो 13 मेन हमारा धर्म है, वो सारे धर्म सिखाते हैं मानवता, और एक मानव वैल्यू क्या है वो सिखाते हैं। आज कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, खास करके राजनीति में अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों की साइकोलॉजी का नेगेटिव यूज करके उसको एक अलग साइड दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अधर्म है। जो अधर्म कर रहे हैं वो कोई भी पार्टी हो उसको मुबारक। लेकिन फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि यदि मंदिर है तो मंदिर रहना चाहिए, वही मूल तत्व है। यदि मस्जिद है तो मस्जिद रहना चाहिए, वही मूल तत्व है। यदि मैंने मस्जिद को मंदिर बना दिया तो आज वो फिर से मस्जिद बनना चाहिए। यदि मैंने मंदिर को मस्जिद बना दिया तो आज वो फिर से डंका की चोट पे मंदिर रहना चाहिए। जी जी सर, आप इसे सीधा सीधा धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, खैर अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये धर्म का झुंझुना पकड़ाकर एक भारतीय नागरिक का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि आप इसे ये तो बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसका लाभ लेना चाहती हैं और इसीलिए इस तरीके की कवायद हो रही है। तो क्या इस तरह से हिंदुओं की भावना को, धार्मिक भावना को कहीं ना कहीं यूज नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि धर्म को देखा जाए तो धर्म क्या है? कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। किसी को अपनी कमजोरी है तो वो अपनी कमजोरी की वजह से वो बेचारा पीछे नहीं रहना चाहिए। जो जिसमें जो टैलेंट है वो टैलेंट की एक कदर होनी चाहिए। ये धर्म की जो रियलिटी है वो सब देखा जाए तो ये सारा मामला साइड में हो जाता है। मेन तो वही है कि कोई पार्टी अपना स्वार्थ के लिए जब जरूर पड़े तो हिंदुत्व और हिंदू वाली बात करते हैं, जब बात खत्म हो जाती है तो अलग मुद्दे पे जो बेसिक पॉइंट है, यदि मैं पूरा दिन मस्जिद में रहूं या मैं पूरा दिन मंदिर में रहूं लेकिन मेरे में दया ना हो, मेरे में करुणा ना हो, यदि किसी का दुख देख के मेरे हृदय में कुछ ना हो तो मैं पूरा दिन मंदिर मस्जिद में रहूं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये धर्म की रियलिटी को साइड में करके आपकी ये बात के साथ मैं 100% एक्सेप्ट हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी अपना निजी स्वार्थ के लिए पूरे देश की ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करके कुछ ऐसा मार्ग दे रहा है कि सनातन भी कहीं साइड में रहते हैं। यदि सनातन के रियल पुजारी हो कोई भी पार्टी हो तो हमने पास्ट में पता है राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ पूरा देश और दुनिया जानता है। सनातन में सबसे बड़ा जो चार हमारा जिसको हम भगवान मानते हैं शंकराचार्य है, तो शंकराचार्य की बात को उस टाइम नहीं सुना गया था। शास्त्रों में तो वो भी लिखा है कि यदि शंकराचार्य दिन में बोलते हैं कि अभी रात है तो एज सनातनी मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शंकराचार्य ने बोला है तो ये दिन नहीं रात ही है। लेकिन शंकराचार्य कभी ऐसे नहीं बोलते क्योंकि वो पावर है। शंकराचार्य वो सीट की एक कीमत है। तो शंकराचार्य का भी अपमान हुआ था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अपना स्वार्थ के लिए। तो ये इसमें मैं एग्री हूँ कि पूरे देश को सनातन के पिक्चर दिखा के अपना निजी स्वार्थ वोट बैंक खड़ी करने के लिए पार्टी ये सब पार्टी कर रही है और पावर भी आ गई है। लेकिन ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि धर्म को मेरे स्वार्थ के लिए यदि मैं धर्म को यूज करता हूँ तो मैं आपो आप अधर्म बन जाता हूँ। लेकिन वो भी कर्म का सिद्धांत है। आज अपने कैसा भी स्टडी करके धर्म को आगे करके आज जो ये न करने का कर्म हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो वो चक्र आएगा राउंड घूम घूम के यदि आपने धर्म का मिसयूज किया है, धर्म को आगे रख के अपना स्वार्थ सिद्ध किया है तो वो चक्र आएगा, लोग समझेंगे। विशाल महाराज के पास चलती हूँ। विशाल महाराज, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि हम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ तो लेंगे, वहां पूजा भी कर लेंगे, हमारे जैसे लाखों लोग वहां चले भी जाएंगे। जैसा आपने कहा कि मंदिरों में लाखों लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन वो लाखों लोग जो भारत के नागरिक भी है, जो हर धर्म से ऊपर भी है, क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म को अगर आप साइड पे रखते हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते अगर इस बात का जवाब दे कि हमारे देश में कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है या हमारे मंदिर खतरे में है, ये सारी चीजें कहकर हमें जो कहीं ना कहीं भरमाया जा रहा है, क्या
यहाँ धर्म का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या हिंदू अग्रणियों को, आप जैसे धर्म गुरुओं को जो हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए और उन्हें ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि ये गलत हो रहा है? विशाल जी, मैं विशाल जी से पूछ रही हूँ जी। इस बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो। जी बताइए सर। जी, पूरे दुनिया में ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में चल रहा है। तुर्की में एक बहुत बड़ी चर्च थी, वो चर्च को छोड़ के मस्जिद बनाई गई, फिर खुद तुर्की ने वहां म्यूजियम बना दिया, तुर्की के लोगों ने। अब फिर से वो म्यूजियम को हटा के फिर वहां मस्जिद बन गई कि पहले यहाँ मस्जिद थी। तो ये पूरा दुनिया में चल रहा है, यूरोप के देशों में चल रहा है, हिजाब पे प्रतिबंध का सिलसिला चल रहा है दुनिया भर में। तो दुनिया भर में राइट विंग जिसे कहते हैं उसकी जीत हो रही है, उसी दिशा में दुनिया जा रही है। पूरे दुनिया में एक दूसरे मजहब पे काबू करना, एक दूसरे मजहब को हराना, वही राजनीति है। ये जो इजराइल की वॉर चल रही है, वो वॉर भी धार्मिक आधार पे ही है। भले आप बाहर से देखो कि ये राष्ट्रों के बीच युद्ध है, वो राष्ट्रों के बीच युद्ध नहीं है। तो अभी एक उन्माद खड़ा हुआ है, पूरे दुनिया में खड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान इसका एक भाग है। हिंदुस्तान में भी ये वही चल रहा है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। चलिए, विशाल जी से मेरा सवाल था। विशाल जी, वो कह रहे पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, मैं हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, भारत के हर धर्म के नागरिकों के लिए क्या ये सही हो रहा है जिस एजेंडा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं? हमें डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू रहते हैं, सम्राट जो है हिंदू राजा होते हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। आखिरकार हिंदू को किससे खतरा है, बताइए। हिंदू को अधर्म से खतरा है, क्योंकि अधर्म और विधर्मी दोनों से खतरा है। क्योंकि जहां हिंदू की आबादी कम होती है वहां हिंदू को परेशान किया जाता है, जहां आबादी हिंदू की ज्यादा होती है वहां वो शांति से बैठते हैं। तो हिंदू खतरे में तब आते हैं जब उनकी आबादी कम होती है। इसीलिए राजकारण में भी धर्म होना चाहिए, जो अभी दिखाई दे रहा है कि राजकारण में भी धर्म है। अगर धर्म निकल जाएगा, अगर अकेला राजकारण रहेगा तो हिंदू फिर से खतरे में आ जाएगा। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू खतरे में ही था। कितने दंगे फसाद होते थे, मंदिर तोड़े जाते, तब किसी की आवाज नहीं उठती थी। आज आवाज उठी है हिंदू धर्म के लिए, तो उसको दबाने के लिए हमारे हिंदू ही खड़े हो जाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। तो देश कैसे चलेगा? हिंदुओं को दबा के, हिंदुओं का हनन करके चलेगा। मंदिरों का हनन, एक मंदिर बनता है तो कितने भंडारे लगते हैं, उसमें कोई देखता नहीं है कि हिंदू खाने आया है, मुसलमान खाने आया है। सभी धर्म के लोग यहाँ खाने जाते हैं। दूसरे किसी भी धर्म में बताओ कि वो कोई लंगर लगाते हैं, वो पंजाबी लगाते तो वो सबको खिलाते, मगर विधर्मी में कहीं भी होता है तो कोई हिंदू खाने नहीं जाता। निकलता है, हर धर्म का, हर कौम का व्यक्ति वहां शामिल होता है। जब उर्स शरीफ होता है, खासकर हिंदू धर्म के लोग उर्स शरीफ में जाते हैं। मुझे लगता है लोगों में हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा नहीं है। गिने चुने लोग होंगे, बाकी डर के मारे कोई भी नहीं जाता। अब हिंदू का मंदिर होता है तो उसकी हॉस्पिटल फ्री होती है, उसमें काफी लोग जाते हैं। हमारे यहाँ ताजपुरा में ही ले लो, नजदीक में कितने मुसलमान लोग, जितने हिंदू नहीं जाते उससे ज्यादा मुसलमान आंख का ऑपरेशन कराने जाते हैं, नडियाद में जाते हैं। पावागढ़ हमने मंदिर नया बनाया महाकाली का, बाजू में वो सदन शाह पीर की दरगाह रखी। कोई ऐसा मस्जिद बताओ कि जहाँ बाजू में मंदिर हो, उन्होंने नया बना के दिया हो। उन्होंने दबा दिया होगा मगर बनाया नहीं है। तो सनातन धर्म ये सिखाता है कि सभी धर्मों को शांति से रखो, बाकी दूसरा कोई धर्म सिखाता नहीं है कि दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करो। इसीलिए सनातन धर्म की ये भूमि है, तो यहाँ सनातन धर्म में ही रहना चाहिए, तो सभी लोग सुखी रहेंगे। अच्छा, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे सर? अगर मुस्लिम है, तो यही रहेंगे मगर वो सुखी रहेंगे। कहाँ जाएंगे सर? अगर हिंदुओं ने निकाल दिया होता तो 1947 में ही सभी मुसलमान को निकाल दिए होते, क्रिश्चियन को निकाल दिए होते, मगर उन्होंने सभी को रखा। क्यों? कि ये देश में सब सुरक्षित है। आज पाकिस्तान में जो हिंदू थे 2% हो गए, बांग्लादेश में 2% होने वाले हैं अभी, वहां कत्लेआम होता है, कोई बोलता नहीं है उसके बारे में।
तो जहां हिंदू है वहां सब सुरक्षित है और सब अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। बाकी दूसरे कोई जगह पे जहां हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू सनातन धर्म नहीं है, वहां हिंदू भी अपना धर्म दिल खोल के पूजन नहीं कर सकता। ये हिंदू सनातन धर्म की सुंदरता है। चलिए ठीक है, करशन बाबू कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। और मेरा सवाल सर आपसे भी यही रहेगा कि हिंदू खतरे में है, ये हमें कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। और यहाँ तक मोहन भागवत ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, 3-3 बच्चे पैदा कीजिए, ताकि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा सके। हम पहले ही इतनी तादाद में हैं जिन्हें ना रोजगारी मिल रही है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है। उसके बाद फिर हम धर्म के नाम पर अगर बच्चे बढ़ाने लगे कि हमें धर्म को बचाना है इसलिए बच्चे पैदा करने हैं, कहाँ जा रहा है धर्म और कहाँ जा रहा है समाज और कहाँ जा रहा है देश? जी, हिंदू कभी खतरे में नहीं थे और जब तक ये पृथ्वी रहेगी हिंदू कभी खतरे में भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें पॉलिटिकल है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, यदि एक टीम में 2 लोग हैं और दूसरे टीम में 8 लोग हैं, तो खतरा किसको ज्यादा होता है? ये पूरा फियर पॉलिटिक्स है कि ये है वो है, पूरा मत का पॉलिटिक्स है। मत की साइकोलॉजी कैसे कन्वर्ट वो, यदि हिंदू खतरे में है तो उसका रीजन ये है कि लैक ऑफ यूनिटी। यदि हिंदू खतरे में है तो नॉलेज ऑफ रियलिटी ऑफ धर्म की जो रियलिटी क्या है वो एक होना है। मेरे पे आई मैं भुगतू, आप पे आई आप भुगतो, वो यदि यूनिटी नहीं है तो 2 के सामने यदि 200 है तो भी ये 200 खतरे में रहेंगे। पूरा पॉलिटिकल मामला है। मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि हिंदू वो जो सनातन वाली जो बात है वो वर्ग कभी खतरे में होते ही नहीं। यहाँ तो 79 to 80% है हिंदुस्तान में, तो कोई वो सोचने वाली बात ही नहीं। ये पूरा फियर पॉलिटिक्स का मामला है। उसको किसी एक मुस्लिम आगेवान को पॉलिटिकली आप बड़ा करो, उसको MP बनाओ, वो हिंदू के विरुद्ध में और मुस्लिम के फेवर में कट्टरवादी प्रवचन देंगे। वो कैसेट पूरे देश में दिखाई दी जाएगी कि देखो ये कट्टरवाद है। फियर पॉलिटिक्स होगा, पूरा मत एक पेटी में आ जाएगा और अपना घर चलेगा, अपनी सरकार चलेगी। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीजें करना ये आपो आप अधर्म है। मेरे स्वार्थ के लिए यदि मैं धर्म को शेर पे रखना चाहिए, यदि धर्म को मैं मेरी सीढ़ी बनाने के लिए यूज करता हूँ तो मैं सनातनी नहीं हो सकता, मैं हिंदू नहीं हो सकता, मैं किसी भी धर्म का रियल अनुयायी नहीं हो सकता। तो ये हिंदू खतरे में होने की बात के साथ में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन यदि हम सनातन की रियलिटी, कृष्ण का जो वाक्य है, कृष्ण जी ने दिया हुआ जो गीता जी है, कर्म का सिद्धांत, यदि हम एक दूसरे की चिंता करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ यदि पॉलिटिक्स को साइड में करें तो एक एज ए सनातनी मेरा धर्म है कि मैंने कितने हिंदुओं लड़के लड़की को पढ़ाया, कितने हिंदुओं की आरोग्य की चिंता की, कितने गरीब लोगों को कुछ रोजगारी मिले उसके लिए ट्राई किया। वो सारा प्रैक्टिकल धर्म है और ये धर्म करना चाहिए। कृष्णा ने गीता जी में वो कहा है। तो मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि हिंदू को खतरे में डाला गया है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकली अपना जो स्वार्थ है उसके लिए। हिंदू सनातनी कभी फियर में नहीं होता है। सनातन में फियर को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। फियर जैसी कोई चीज को एक्सेप्ट, यदि मैं सही सनातनी हो तो डर जैसी चीज मेरे में नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। यदि आपस में आप में मेरे में 1, 2 लाख, 2 लाख करोड़, 50 करोड़ के साथ यदि आपस में जो पॉजिटिविटी है उसको हम हटा देंगे तो नेगेटिविटी आएगी और हम डरे हुए हैं, चलो इस दिशा में, उसको ही मत दो। धर्म ऐसे नहीं चलता है। धर्म कर्म बेस पे चलता है, मानव मूल्यों के आधार पे चलता है। वही सनातन की आइडेंटिटी है। और आप पास्ट में इतिहास देख लो, ये 50-100 साल नहीं, आप 500 साल या तो 1000 ईयर पीछे चले जाओ, कितने लोग आए और गए, तब भी सनातन था, आज भी सनातन है और पूरी दुनिया रहेगी तब तक सनातन रहेगा। ये ब्रह्मांड का प्रारंभ भी सनातन है और ये ब्रह्मांड का फुल स्टॉप भी सनातन है। कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। सनातन कल भी खतरे में नहीं था, सनातन आज भी खतरे में नहीं है और सनातन फ्यूचर में भी खतरे में नहीं रहेगा। जी।
हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होने के नाते मुझे आप जैसे लोगों पर गर्व होता है जो ये कहते हैं कि धर्म कभी भी डर से नहीं चलता है। अगर हमें डराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये सोचना चाहिए। धर्म हमें भगवान, हमारे जो गीता है, हमारी जो रामायण है, वहां हमारे जो धर्मगुरु हुए हैं, हमारे जो भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, उन्होंने हमें सिखाया है कि डर की कोई जगह नहीं है धर्म में। और जिस तरह का आपको पूरे देश को, देश के नागरिकों को धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश हो रही है, उस पर करशन बापू का ये जो वाक्य है कि धर्म क्या है, धर्म कभी खतरे में हो ही नहीं सकता, वो चाहे सनातनी हो चाहे कोई अल्पसंख्यक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा होती रहनी चाहिए ताकि लोगों को भी ये पता चले कि आखिरकार देश में होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें हर भारतीय नागरिक के लिए समझना जरूरी है। जिस तरह से भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल हो रहा है उसे रोकने की जरूरत है, ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीएनएम टीवी पर हर रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ मुद्दा वही उठाया जाएगा जो सीधा सीधा आप तक पहुंचता हो, आपको असर करता हो। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। हिंदू धर्म को खतरे में होने की बात कहकर देश में जो एक अंधकार फैलाया जा रहा है उससे दूर सिर्फ एक हिंदू धर्म का नागरिक ही कर पाएगा। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। वीएनएम टीवी हमेशा देखते रहे। नमस्कार।